नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूदेव सिंह और आज का जो टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं वो है बैंक मर्जर। ठीक है। अब बैंक मर्जर का जो टॉपिक है वो कहाँ से आया दोस्तों? 1 अप्रैल से 10 बैंक जो हैं वो 4 बैंकों में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तो मैं आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि ये क्यों किया जा रहा है, इसकी एडवांटेज क्या होगी, इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी और इससे बैंकिंग का जो सिस्टम है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा और जो भी उसके जिनका भी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं वो उन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो बैंक मर्जर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 को और उस दिन से ये फोर्स में आ जाएगा। ठीक है, बैंक मर्जर। हालांकि ये अनाउंस तो पहले ही हो गया है, लेकिन ये जो फोर्स में आने वाला है 10 बैंक्स जो है वो 1 अप्रैल से जो है 4 बैंकों के अंदर ही काम करेंगे। ठीक है, 10 बैंक्स को 4 बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और ये जो मर्जर है ये अभी तक का बिगेस्ट है, बिगेस्ट टिल डेट। ठीक है, हमारे देश में भले ही लॉकडाउन चल रहा हो लेकिन आरबीआई ने पहले ही नोटिफाई कर दिया था। और जो बैंक एसोसिएशन थी, बैंक कॉन्फेडरेशन है, जो एम्प्लॉयज़ ने जो है वहाँ पे बोला था कि लॉकडाउन चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको अभी ना करें, लेकिन आरबीआई ने उनका जो प्रपोज़ल है वो रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला है कि इसको टालना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जितनी जल्दी ये हो सकता है हम उसको उतनी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कौन सी बैंक किस बैंक के अंदर मर्ज हुई है और जो पेरेंट बैंक होगी वो कौन सी बैंक होगी। ठीक है, अब पेरेंट बैंक को बोलते क्या है? एंकर बैंक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एंकर बैंक। तो एंकर बैंक कौन सी है? फर्स्ट है आपकी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, काफ़ी बड़ी बैंक है अभी भी, और जब इसमें और बैंक मर्ज हो जाएंगे तो ये उसके बाद जो है और भी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें मर्ज कौन कौन सी बैंक हो रही है? एक तो हो रही है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, जिसको हम देखते हैं ओबीसी के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, उसके अलावा है दूसरी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूबीआई। ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बैंक दोनों किसके अंदर मर्ज होंगे? पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, और जितना भी इनका बिजनेस है वो सब मर्ज हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक में। यानी जो बैंक होगा मेन, अब वो बचेगा पंजाब एंड नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, सेकंड बैंक जो मर्ज हो रहा है वो है आपका एंकर बैंक है कैनरा बैंक। ठीक है, और उसके अंदर मर्ज हो रहा है सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक। ठीक है, तो उसके अलावा जो थर्ड जो मर्जर हो रहा है, ठीक है, तो ये हो रहा है भाई आपका इंडियन बैंक। एंकर बैंक है इंडियन बैंक, किसके अंदर मर्ज हो रहा है? इलाहाबाद बैंक। ठीक है जी। अब दोस्तों इन्हीं ये जो बैंक हुए टोटल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या होगी? एंकर बैंक होगी। और इसके अंदर कौन कौन से बैंक मर्ज हो रहे हैं? ये है आपका आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, तो ये टोटल बैंक हो गए आपके 10। अब देखो बैंक कैसे हुए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ये मर्ज होने के बाद कितने बैंक बचे? 4। ठीक है, तो टोटल बैंक जो मर्ज हो रहे हैं 10 बैंक्स इंटू 4 बैंक्स। ठीक है, उसके अलावा
अब आप देखेंगे जब इनका पैसा जब आपस में, अब इनके पास कुछ ना कुछ तो फाइनेंस है, जो इनका पैसा है, जो इनकी पूंजी है, वो किस बैंक में जाएगी, एक ही बैंक के नाम से हो जाएगी। तो इनका जो बैंक जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इनका साइज़ क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो पीएनबी है उसका जो साइज़ है वो हो जाएगा 17.95 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो आपका कैनरा बैंक है उसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15.29 लाख करोड़। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी है ये। उसके बाद है जी यूनियन बैंक, इसका क्या होगा 14.59 लाख करोड़। ठीक है, उसके अलावा इसका क्या होगा, ये होगा 8.08 लाख करोड़। अब जब इतना इतना जो है इनका, इनके पास पूंजी जो है इतनी हो जाएगी, तो ये इनका साइज़ जो है वो मतलब लार्जेस्ट बैंक्स के लिस्ट में आएगा। तो ये जो है ये हो जाएगी सेकंड लार्जेस्ट बैंक। पीएनबी क्या हो जाएगी, सेकंड लार्जेस्ट बैंक। उसके बाद है जी कैनरा बैंक, ये हो जाएगी आपकी फोर्थ लार्जेस्ट। ठीक है, उसके बाद है आपका यूनियन बैंक, ये हो जाएगी फिफ्थ लार्जेस्ट। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी सेवेंथ लार्जेस्ट। ठीक है, इस देश की जो लार्जेस्ट बैंक है, लार्जेस्ट बैंक विद ऑल ब्रांचेज एम्प्लॉय वगैरह सबको मिला के, ये है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई जो है वो सबसे बड़ी है क्योंकि इसके 2017 में इनका भी मर्जर हुआ था। ठीक है, तो 2017 में जितने भी स्टेट बैंक्स थे उनको मिला के एक बैंक बना दिया गया था, और उसकी जो पूंजी थी वो सबसे ज़्यादा थी, वो थी करीब करीब 52.65 लाख करोड़। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कोई पहली बार तो है नहीं। इससे पहले भी जो है बैंक मर्जर हुआ है, वो हुआ 1969 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी पीएम थी। उसके अलावा भी एक दो बार हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हुआ था राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उस टाइम पे कुछ बैंक्स को जो है नेशनलाइज करके कुछ को मर्ज कर दिया था। तो ये नेशनलाइजेशन जो है, मेन हम उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। ठीक है, नेशनलाइजेशन क्योंकि पहले, उससे पहले जो है प्राइवेट बैंक्स थी, जो है वो बिजनेसमैन थे, वो पैसा जो है जनता का अगर घाटे में आ गई तो उसको जो है खा जाते, उसकी कोई जवाबदारी नहीं बनती थी। तो जो शिकायतें गवर्नमेंट के पास जा रही थी, तो उन्होंने पूरा जो है बैंकिंग जो फील्ड थी उसको रीस्ट्रक्चर किया। ठीक है, तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये समझने की बात है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एनपीए। एनपीए क्या होता है आपका, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, मान के चलते हैं जैसे किसी बिजनेसमैन ने लोन ले लिया। ठीक है, अब लोन वो लेगा, बिजनेसमैन हो गया या कोई भी आम आदमी हो गया। तो बिजनेसमैन जब वो लोन लेंगे तो लोन किसी न किसी ब्याज पे लेंगे, किसी न किसी इंटरेस्ट पे लेंगे। मान लो 5% इंटरेस्ट हुआ, तो उनकी जो अमाउंट है उस पर 5% पर एनम जो है वो इंटरेस्ट लगेगा। तो उनकी जो अमाउंट है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अगर वो भरेंगे नहीं तो वो 1 लाख मान लो अगर अमाउंट है, तो उसमें 5% के हिसाब से हर साल जो है ऐड होता रहेगा जब तक कि उसका लोन कंप्लीट नहीं होता है। और जब वो लोन भरेंगे ही नहीं तो वो लोन चला जाएगा आपके बैड लोन्स में। कोई उसको भर ही नहीं रहा है तो वो एक तरीके से बैड लोन्स में चला गया, और वो कहलाता है आपका एनपीए। जैसे आपने केस ले लेते हैं, विजय माल्या का केस है। विजय माल्या ने क्या किया, बहुत सारी बैंक से जो है फ्रॉड करके जो है पैसा लिया, और उस पैसे का जो है उसको चुकाया नहीं। तो इस वजह से उस पर इंटरेस्ट इकट्ठा होता चला गया, और वो करीब करीब जो है 9,500 के करोड़ के करीब जो है हो गया। ठीक है, तो अब इन्हीं बैंक्स का मर्जर क्यों किया गया है, ये बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि ये बैंक इसी बैंक के साथ मर्ज किए गए, ये किस चीज़ से सोच के किया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बैंक हैं, ये जो बैंक हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके पीछे जो कहानी है वो है सॉफ्टवेयर की। जो भी बैंकिंग होती है वो बैंकिंग होती है सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये जो तीनों बैंक्स हैं 1, 2 एंड 3, पीएनबी, ओबीसी एंड यूबीआई, ये क्या करती हैं, इन्फोसिस
का सॉफ्टवेयर है इसको ऑपरेट करने के लिए फिनेकल, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। ये जो दोनों बैंक हैं ये यूज़ करती हैं सॉफ्टवेयर आई फ्लेक्स, ठीक है। उसके अलावा ये जो दोनों बैंक हैं ये यूज़ करती हैं TCS P@X, यानी बैंक्स, TCS बैंक्स। उसके अलावा ये जो हैं ये भी किसका, इन्फोसिस फिनेकल का यूज़ करते हैं। अब क्या है कि इससे जो है इनको ऑपरेट करने में, इसको मर्ज करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। इस वजह से जो है इन सबको आपस में इस तरीके से मर्ज किया गया है ताकि जो सॉफ्टवेयर है उसको ज़्यादा काम ना करना पड़े, बैंक्स को मर्जर का जो काम है वो ईजीली और जल्दी हो जाए, ठीक है। तो अब ये क्यों ज़रूरत पड़ी, फर्स्ट रीज़न तो हो गया NPA, एंड सेकेंड रीज़न जो है 5 ट्रिलियन की जो इकनॉमी है उसका जो टारगेट है वो भी अचीव करना है, ठीक है। अब जब बैंकों की हालत ख़राब होगी तो वो लोन नहीं दे पाएंगे, अब लोन नहीं दे पाएंगे तो जो है बिज़नेस जो है वो इफ़ेक्ट होगा, और बिज़नेस इफ़ेक्ट होगा तो उससे हमारी जो इकनॉमी है वो इफ़ेक्ट होगी। मान के चलते हैं जैसे मुझे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कोई लोन चाहिए, मुझे 10 लाख का लोन चाहिए लेकिन मेरे को लोन नहीं मिल रहा, तो मैं बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा, और उस बिज़नेस ना करने की वजह से मैं जो है किसी को जॉब नहीं दे पाऊँगा। इससे क्या है कि पूरा बिज़नेस का जो स्ट्रक्चर है वो फेल होने की आशंका होती है, और इससे जो इकनॉमी की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो इसलिए जो है ये टारगेट अचीव करने के लिए भी इस चीज़ को किया गया है, ठीक है। अब जो है उसके अलावा अब क्या है, इसको मर्ज करने की होती कोर बैंकिंग, ठीक है। कोर बैंकिंग फैसिलिटी जो है ये सब जो है फ्रॉड्स को रोकने के लिए किया गया है। सो कोर बैंकिंग क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, जिससे क्या है कि जो बैंकों को स्पीडली काम करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। मान लो जैसे आपने कोई किसी बैंक में दूसरी बैंक का चेक डाला तो उसको जेन्युइन है या नहीं है ये पता करने के लिए जो है, या उस खाते में पैसे हैं या नहीं है, वो सब जो पता लगता है वो इस कोर बैंकिंग के थ्रू ही पता लगता है, ठीक है जी। सो अब इसका कस्टमर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, कस्टमर पे इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा। देखो इफ़ेक्ट ऑन कस्टमर क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी जो बैंक पासबुक है वो चेंज हो जाएगी। भाई अब जब आपका बैंक ही बदल गया तो बैंक की पासबुक चेंज हो जाएगी, तो बैंक को पासबुक आपको चेंज करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो चेक बुक है वो भी चेंज करवानी पड़ेगी आपको, हालांकि कह रहे हैं कि इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा। थर्ड उसके अलावा क्या होगा, अकाउंट नंबर जो है आपका वो चेंज हो जाएगा। भाई अकाउंट नंबर जो है सभी के अलग अलग हैं, किसी का 12 डिजिट का है, किसी का 16 डिजिट का है, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, IFSC कोड आपके चेंज हो जाएंगे, तो ये ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग का जो सिस्टम है वो भी चेंज होगा, क्योंकि आप जो बैंक ही चेंज हो रहा है तो इसका पूरा भी सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसका क्या है कि इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी और डिसएडवांटेजेस क्या होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, तो डिसएडवांटेजेस इसकी होंगी, डिसएडवांटेज इसकी होंगी भाई सबसे पहले बहुत सारी ब्रांचेस क्लोज हो जाएंगी। भाई जब एक ही मान लो एक ही एरिया में कई सभी बैंक्स काम कर रही हैं तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो क्लोज्ड करी जाएंगी। उससे क्या होगा, उससे ओवर स्टाफिंग हो जाएगी। भाई एक बैंक ने अपने हिसाब से स्टाफ ले रखा है तो दूसरी बैंक का स्टाफ भी वो निकाल तो सकते नहीं है उसको, ठीक है। उसके अलावा ATM भी क्लोज होंगे, ATM भी बंद करे जाएंगे। भाई एक ही पास में अगर कई ATM है एक ही उन्हीं बैंक्स के, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी चेंज हो जाएगा। लोन इंटरेस्ट है, लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा अगर नया लोन लेंगे तो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ITR अपनी अपडेट, ITR में बैंक अकाउंट अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर कोई स्कॉलरशिप ले रहा है तो स्कॉलरशिप के लिए भी चेंज करवाना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसके अलावा पेंशन के लिए भी चेंज करवाना पड़ेगा। LPG की सब्सिडी है तो LPG की सब्सिडी के लिए भी उनको चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी जो है इसकी डेट, यानी इस वजह से जो है आम आदमी को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो ये जो मर्जर है अभी आने वाले टाइम में देखा जाएगा,
ठीक है। उसके अलावा जो है मेजर जो इम्पैक्ट होगा यूथ पे वो क्या होगा कि वैकेंसीज़ जो हैं वो हो सकता है वैकेंसीज में बी लेस, रिक्रूटमेंट लेस होगी। ऐसा ही एसबीआई की रिक्रूटमेंट, जब एसबीआई मर्ज हुए थे तो उनकी रिक्रूटमेंट के बाद भी हुआ था। ठीक है जी। सो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको एग्ज़ाम के लिए जो है इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। ऐसे ही आगे भी मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कैसे पसंद आया या नहीं आया तो उसको कमेंट करके भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।